हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे अंतः कास्ट के बारे में और रस कास्ट के बारे में। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था शरद दारू के बारे में और बसंत दारू के बारे में, मतलब किस तरह से मौसम बदलने के साथ में क्या बदलाव होते हैं पौधों के अंदर और किस रूप में अपनी आंतरिक संरचना में परिवर्तन लाती है पौधा। इनके बारे में चर्चा हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग क्या जानेंगे कि एक नई रूप में कि कैसे आपका उनके अंदर जो काष्ठीय रूप लेगा वो कैसे दो अलग अलग प्रकार के काष्ठीय रूप लेगा। ध्यान रखिएगा, ये कास्ट उसी को बेहतर तरीके से समझ में आएगा जिसे शरद दारू और आपका बसंत दारू, ये दोनों चीजें बनने की क्रिया समझ में आई होगी, क्योंकि ये जो होगा उसी के कारण ये बनेगा फिर। ठीक है, लेकिन क्या होगा कि इनमें थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा, लेकिन बनेगा उसी के अकॉर्डिंग। इसलिए पहले अगर आपने वीडियोस नहीं देखा हो तो पिछले क्लास की वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक होगा आपका, या फिर प्लेलिस्ट से भी जाकर आप देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे की बात। और आगे का करने का बात मतलब क्या है, रस कास्ट, ठीक है, और एक आपका कौन, तो अंतः कास्ट। दो चीजों को हम लोग को जानना है, एक जानना आपका अंतः कास्ट और दूसरा कौन सा जानना है आपको, तो रस कास्ट। राइट फ्रेंड, मतलब दो चीजें आपको जाननी है, एक अंतः कास्ट के बारे में बात करेंगे और दूसरा हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, रस कास्ट के बारे में बात करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? अब जरा देखिए कि अंतः कास्ट क्या होता है और रस कास्ट क्या होता है। तो पहले अंतः कास्ट की बात करेंगे। तो अंतः कास्ट जो होगा, अंतर से सब क्लियर हो रहा होगा कि अंदर वाली बात, जो चीजें अंदर वाली बात हो, यानी अंदर की चीजें के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और दूसरा सब वर्ड दिख रहा है आपको कास्ट। कास्ट का मतलब जो कठोर आवरण बन जाए, कैसा आवरण बन जाए, कठोर आवरण बन जाए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली बात इनके अंदर जो होती है कि इनकी कोशिकाएं मृत अवस्था में, किस अवस्था में रहेगी, मृत अवस्था में। ठीक है, अब मृत अवस्था में होगी तो कंफर्म है कि इनमें विभाजन की क्षमता होगी नहीं। तो वास्तव में इनमें वृद्धि कैसे होगी, इनके अगल बगल वाले जो वृद्धि करेंगे, अंदर की तरफ वृद्धि करेंगी, तो ये केंद्र की तरफ वृद्धि करेंगी। किसके तरफ वृद्धि करेंगी, केंद्र की ओर वृद्धि होगी इसकी। अब आप क्लियर हो गए होंगे कि वृद्धि कैसे हो रहा होगा। बाहर से जैसे मान लीजिए कि ये आवरण है, ये आवरण है। अब बाहर से क्या होगा कि बाहर वाला ये जो आवरण है, ये आपका जीवित अवस्था में, इनकी कोशिकाएं कैसी है, जीवित है, और इनकी कोशिकाएं क्या है, मृत है। अब ये कैसे वृद्धि करेगा, तो ये जीवित कोशिकाएं जब अंदर वाला लेयर छोड़ेगी अपना, इनका जब मृत कंडीशन में जब ये लेयर आएगा, ये वाला लेयर जब मृत कंडीशन में आएगा तो धीरे धीरे इनमें विकास होगा अंदर की तरफ। तो ये क्या हो गई, ये कोशिकाएं मृत होती है, केंद्र की ओर आपका क्या होगा, वृद्धि करेगा। साथ में क्या होगा कि इनका जो रंग होगा, गाढ़ा रंग का होगा। रंग कैसा होगा, गाढ़ा रंग का होगा। गाढ़ा रंग का मतलब आप समझ रहे होंगे कि यह कब बना होगा, तो यह बना होगा शरद ऋतु। ये कब बना होगा, शरद ऋतु वाला, क्योंकि शरद ऋतु में ही क्या होती है, गर्मी ज्यादा पड़ती है, गर्मी ज्यादा होती है, और क्या होती है, पानी की कमी होती है, पानी की कमी होती है, और क्या होती है भाई, गर्मी होगी, आपकी पानी की कमी होगी, और इसके बाद पत्ते झड़ेंगे, पत्ते निकलने बंद हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में यह रंग कैसा देगा आपको, गाढ़ा देगा। लेकिन इसके बाहरी परत जो होगी, बाहरी सबसे ऊपर वाला यहाँ वाला परत होगा, और वह आपका पैरेनकाइमा वाला होगा, अर्थात कि मृदु उत्तक, मृदु उत्तक, जिसे हम लोग कहते हैं पैरेनकाइमा वाला। क्लियर है फ्रेंड्स? और ये क्या करेगा, अंदर की काष्ठीय रूप लेगा, जिसे हम लोग फोड़ कहते हैं। देखे होंगे आप लोग, बिल्कुल लाल रंग का जो होता है, बीच में पौधों को जब अनुप्रस्थ काट से काटा जाएगा ऐसे, जैसे मान लीजिए कि लंबा पौधा, ये पौधा मान लीजिए, ये पौधा है, ठीक है, ये पूरा एक पौधा हो गया। अब पौधे को बीच से काट दिया तो ये वाला हिस्सा दिखेगा ना में, तो बीच में देखिए, ध्यान से देखिए, बीच में आपको एक लेयर दिख रहा है, तो बीच में इसी तरह का गाढ़ा रंग का उसमें लेयर दिखाई पड़ेगा, किसमें, तो ये आपका अंतःकाष्ठीय के रूप में। क्लियर है आप लोग को? जिसे हम लोग एक और नाम से जानते हैं, ये गाढ़ा रंग होता है, इसलिए इसके ड्यूरामेन के नाम से भी जानते हैं।
एग्जाम में कभी कभी वर्ड पूछ देता है ड्यूरामेन, तो ये वर्ड जरूर याद रखिएगा। इसे ड्यूरामेन के नाम से भी जाना जाता है। किससे? अंतःकाष्ठ। क्लियर है? अब अंतःकाष्ठ में पता चल गया, तो अब जानने वाली बात आती है कि रस काष्ठ क्या होता है। ठीक है, अब ये जब अंदर वाली केंद्र की भाग ले लिया, तो रस काष्ठ कहाँ लेगा? परिधि की तरफ भाग लेगा, परिधि की ओर वृद्धि होगी इसकी। क्लियर? दूसरा नंबर क्या कि यह आपका क्या करता है, मृत अवस्था में कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनमें कोशिकाएं जो होंगी विभाजन करने योग्य होंगी, विभाजन करने योग्य मतलब कि सजीव अवस्था में होगी। उसके बाद क्या, इनका रंग गाढ़ा होता है, तो ये आपका शरद ऋतु वाला है, ये शरद ऋतु वाला है, तो ये जो होगा आपका कौन सा ऋतु वाला होगा? ये हो जाएगा आपका इसके उल्टा वसंत ऋतु। कौन वाला? वसंत ऋतु वाला। और वसंत ऋतु का क्या होता है? हल्के रंग का होता है, नमी युक्त अवस्था में रहेगा। ठीक है, हल्का नमी युक्त अवस्था में रहेगा। और इनकी जो दीवार होगी थोड़ी सी मोटी होगी, दीवार मोटी होंगी। इनमें जो उत्तक इस्तेमाल होंगे वो कौन से होंगे? मृदु उत्तक होंगे, मृदु उत्तक होंगे। बात समझ में आ रही है? तो ये सभी हमें किसमें देखने को मिलेगा? रस काष्ठ। ठीक है, अर्थात कि अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ जब दोनों एक साथ जब मिल जाएंगे तो कंप्लीट क्या बना लेगा? पौधे का स्ट्रक्चर कंप्लीट बना के तैयार करेगा। क्लियर है आप लोग को? अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ दोनों मिलने के बाद ये क्या बनाता है? पौधे का कंप्लीट आकृति बनाता है। उस कंडीशन में क्या होगा? अंतःकाष्ठ वाला जो पार्ट होगा वो ठोसीय रूप में होगा, ज्यादा कठोर आवरण वाला होगा, उनका गाढ़ा रंग का होगा। आप कोई भी नॉर्मली पौधा आप देखेंगे, मतलब कोई भी पेड़ जब काटा जाता है तो आप उनके क्या होंगे? जो लट्ठे रखे रहते हैं, लकड़ी का जो गुटका होता है, उस गुटका को देखिएगा जाके, तो साइड में आपको क्या दिखेगा? गोलाकार वाला पार्ट दिखता है। वो अंदर वाला जो गाढ़ा गोलाकार होगा अंतःकाष्ठ होगा, और उसके बाहर हल्का सा व्हाइट टाइप का, मतलब हल्का सा येलो कलर का जो दिखाई पड़ता है वो रसकाष्ठ होता है। क्लियर है? मतलब कि अंतःकाष्ठ और रसकाष्ठ। क्लियर है सब किसी को? इसका भी एक नाम है, ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? एल्बर्ट नाम, इसको एल्बर्ट नाम से जानते हैं। ठीक है, और इसको किस नाम से जानते हैं? ड्यूरामेन। याद रखिएगा दोनों के। अब एक और बात आती है कि इनके जो दीवार होते हैं, इन पे आपको टेनिन, गोंद, रेजिन ये सभी चिपका रहता है, इसमें से कठोर आवरण हो जाता है। इस पे गोंद रहता है, रेजिन होगा, ठीक है, ये आपका टेनिन होगा, ये सारे आइटम्स इस पे चिपके रहते हैं, इनके बाहरी दीवार। क्लियर है? और इनके बाहरी दीवार पे रस काष्ठ के सबसे बाहर आइएगा तो इनमें आपको बाहर आने के बाद क्या मिलेगा? कैम्बियम मिलेगा, कैम्बियम मिलेगा, कॉक कैम्बियम मिलेगा, कॉक कैम्बियम मिलेगा। ये सारी संरचना आपको बाहरी रूप में दिखाई पड़ेगी किसके? रस काष्ठ। क्लियर है आप लोग को? अंतःकाष्ठ और रस काष्ठ क्लियर हो गया होगा आप लोग को कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा? तो दोनों में डिफरेंस सिंपल इतना ही है कि एक समझिए कि आपका कौन सा ऋतु वाला? शरद ऋतु वाला, और दूसरा कौन सा आपका? दूसरा वसंत ऋतु वाला। जिस तरह से शरद ऋतु वसंत ऋतु में शरद दारू और वसंत दारू बनते हैं, ठीक उसी प्रकार से इनका भी स्ट्रक्चर बनेगा। क्लियर है? चलिए क्लियर है, तब हम लोग जानेंगे थोड़ा सा कॉक कैम्बियम के बारे में कि कॉक कैम्बियम बनेगा कैसे। कैम्बियम तो मैंने बता दिया था आपको कि कैम्बियम कैसे बनता है, अब थोड़ा सा जान लीजिए कि कॉक कैम्बियम कैसे बनता है। देखिए, कैम्बियम वास्तव में संयोजक का काम करता है, ज्वाइंटर का काम करता है, ये जोड़ने वाला का काम। क्या? कैम्बियम। तो कैम्बियम जब जोड़ने का काम करेगा तो कंफर्म है कि ये आपका क्या होगा? जाइलम और फ्लोएम के बीच में होगा। लेकिन जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहने का भी तरीका अलग अलग है। मैंने बताया था कि कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जिस समय जाइलम और फ्लोएम एक साथ डिजोल्व रहते हैं, एक ही आपका त्रिज आकृति में होते हैं। कभी कभी कैम्बियम और फ्लोएम का आकृति बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा तो कैम्बियम अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान से समझिए,
कॉक कैम्बियम। अब जरा ध्यान से समझिए कि कंडीशन क्या होगा इसमें। पहला कंडीशन क्या होगा कि पहला आपका कैम्बियम के अंदर, कैम्बियम में द्वितीयक वृद्धि होगी। कौन सी वृद्धि होगी? द्वितीयक वृद्धि होगी, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होगा, जब कैम्बियम के अंदर द्वितीयक वृद्धि हो जाएगी तो कैम्बियम जो होगा बाहर की तरफ निकलना शुरू होगा। कैम्बियम बाहर निकलेगा। अब जब कैम्बियम बाहर निकलेगा तो कैम्बियम के बाहर जो एपिडर्मिस का लेयर है, सबसे बाहर कौन सा लेयर होता है? सबसे बाहर आपका एपिडर्मिस का लेयर होता है, जिसे बहिर्त्वचा कहते हैं हम लोग। एपिडर्मिस का लेयर होता है। एपिडर्मिस का लेयर होता है सबसे बाहर। क्लियर है? अब क्या होगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस का लेयर होगा और अंदर क्या हो रहा है कि द्वितीयक वृद्धि होकर क्या होगा, कैम्बियम बाहर की तरफ निकल रहा है। तो उस कंडीशन में आपका जो एपिडर्मिस है क्या बर्दाश्त कर पाएगा? ये एपिडर्मिस क्या बर्दाश्त कर पाएगा, इसे रोक पाएगा? जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल से समझिए, ये मान लीजिए कि बाहरी त्वचा, ये एपिडर्मिस वाला, ये एपिडर्मिस का। क्लियर है? और ये क्या हो गया आपके, ये कैम्बियम का लेयर, ये कैम्बियम वाला भाग। ये कौन सा भाग है? कैम्बियम का भाग। ये एपिडर्मिस और ये क्या हो गया आपका कैम्बियम का भाग है। अब क्या होगा कि कैम्बियम के अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी। जब द्वितीयक वृद्धि होगी तो क्या होगी, ये ऊपर की तरफ वृद्धि करेगा। अब एपिडर्मिस बाहर का जो लेयर है, ये वाला जो लेयर है, ये वाला, अब ये कोई जरूरी थोड़े ना है कि ज्यादा वृद्धि करेगा तो इसकी आपकी दीवार इतना मजबूत है, आपका क्या कहते हैं जेपीजी सीमेंट से बना हुआ है ताकि वो बाहर की तरफ ना निकलेगा। ऐसा थोड़े सिस्टम है। ये जब ज्यादा तेज हो जाएगा, जब अंदर ज्यादा बढ़ेगा तो बाहर वाला कवर क्या होगा, धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा। उस कंडीशन में कभी कभी क्या होगा कि एपिडर्मिस फट जाए और एपिडर्मिस फट के बाहर की तरफ कैम्बियम निकलने लगे। जब कैम्बियम बाहर की तरफ निकलेगा तो क्या होगा, धीरे धीरे कैम्बियम के बीच में दूरी बढ़ेगी और कैम्बियम की दूरी बढ़ेगी तो वो बाहर की तरफ निकल के आवरण थोड़ा सा ठोस रूप लेगा। क्या होगा कि सबसे बाहर एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के लेयर को क्या करेगा, एपिडर्मिस के लेयर फट जाए। अब फटेंगे तो क्या होगा, अब फट जाने से क्या होगा, कैम्बियम जो है बाहर की तरफ निकलता है। कैम्बियम बाहर निकलता है और इसी जो बाहर निकलने की जो आपका ये बाहर निकला हुआ जो आपका कैम्बियम होता है, यही कैम्बियम हमारा क्या कहलाता है, यही कैम्बियम हमारा कॉक कैम्बियम कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉक कैम्बियम। बात समझ आ रही है? ये अंदर की तरफ था तब तक कोई इशू नहीं था। कैम्बियम जब द्वितीयक वृद्धि हुई तो कैम्बियम बाहर निकलना शुरू हुआ और सबसे बाहर हमारा क्या एपिडर्मिस का लेयर है और एपिडर्मिस के लेयर आगे ज्यादा होने के बाद फट जाता है। अब फटने के बाद कैम्बियम क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, जिससे हम लोग क्या कहेंगे, कॉक कैम्बियम कहेंगे। कॉक कैम्बियम क्या होता है, इसके अंदर जो कोशिकाएं मिलेंगी इनके अंदर विभाजन की क्षमता होती है। कोशिकाएं में क्या होगी, विभाजन की क्षमता होगी, क्योंकि जितना डिस्टेंस तक पहुंचा है उतने डिस्टेंस में क्या होगा कि इनके पास सारे कुछ पहुंचेंगे। जल भी मिलेगा इसको, खनिज लवण भी मिलेगा इसे, मतलब सीधे शब्दों में क्या है कि इसे भोजन पानी सब मिल रहा है। भोजन भी मिल रहा है और पानी भी मिल रहा है। अब भोजन पानी जब तक मिलेगा तब तक ये जिंदा है। लेकिन क्या होता है कभी कभी कि ये कॉक कैम्बियम ज्यादा बढ़ जाता है, कॉक कैम्बियम की स्थिति ज्यादा टफ हो जाती है, ज्यादा ऊपर चला जाता है। अब अधिक, ये छठा कंडीशन देखिए, ये रूप बदलेगा। कॉक कैम्बियम आगे बढ़ा और आगे बढ़ने के बाद आगे निकल जाना, कॉक कैम्बियम का आगे निकल जाना। किससे निकल जाना भाई, तो कॉक कैम्बियम, कॉक कैम्बियम का आगे निकल जाना। तो जब कॉक कैम्बियम आगे निकलेगा तो इसके पास क्या नहीं पहुंचेगा, जो भोजन और पानी नहीं निकलेगा, भोजन और पानी।
ये दोनों इसके पास पहुंचना बंद। अब जितना डिस्टेंस तक उसके पास पहुंचाने का संवहन तंत्र, जितना दूर तक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा उतना तक तो ठीक है, लेकिन ज्यादा आगे निकल जाएगा तो उस कंडीशन में क्या नहीं होगा, उनके पास पहुंचना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा, टफ होता चला जाएगा। अर्थात भोजन और पानी नहीं पहुंचेगा। जब भोजन और पानी दोनों नहीं पहुंचेगा तो कंफर्म है कि उनकी कोशिकाएं क्या हो जाएंगी, कोशिका का विकास रुकेगा, कोशिका का विकास रुकेगा। अब कोशिका का विकास रुक गया तो वास्तव में कोशिका का अब संचालन के अंदर क्रिया बंद हो गई, और क्रिया बंद होने की वजह से कोशिका क्या हो जाती है, कोशिका मृत हो जाती है। और कोशिका जो ये मृत अवस्था में जब आ जाएगी तो इस कंडीशन को हम लोग एक और नया नाम देते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं छाल। क्या कहते हैं, छाल। क्लियर है आप लोग को, समझ में आ रहा है? कैम्बियम, कोकैम्बियम और छाल, तीन चीजें इसमें देखना है हम लोग को। कैम्बियम क्या होता है, वास्तव में कैम्बियम आपका जाइलम और फ्लोएम के साथ में संयुक्त रूप में उनकी सहायता देने का कनेक्टर का काम करता है, लेकिन द्वितीयक वृद्धि के साथ ही कैम्बियम जो होता है ज्यादा वृद्धि कर जाता है, जिनके वजह से वह एपिडर्मिस के अंदर में वह बांध के रखना, उसे अंदर रोक के रखना मुश्किल हो जाता है। जब अंदर रोक के रखना मुश्किल होता है तो उस कंडीशन में कैम्बियम जो होता है बाहर की तरफ निकलता है, और जब कैम्बियम बाहर की तरफ निकलेगा तो उसके पास विभाजन की क्षमता तो होगी, आपका उनके अंदर जल भोजन पहुंचेगा, लेकिन वो पहाड़ी लेयर पे आ गया है, जिनके वजह से उनकी स्थिति थोड़ी दयनीय हो जाती है। तो यह कंडीशन हमारा क्या कहलाता है, कोकैम्बियम का कंडीशन। अब क्या होता है कि कोकैम्बियम थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए, अब थोड़ा सा मन बढ़ता चला जा रहा है, जैसे फ्री वातावरण मिला, अब सोचा थोड़ा सा और बढ़ के चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन है वायुमंडल का। थोड़ा सा और आगे बढ़ता है तो आगे कनेक्शन नेटवर्क टूट जाता है अंदर से। अंदर से नेटवर्क टूटने का मतलब क्या होता है कि अंदर से जो भोजन और पानी जो हमारा क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लेके आ रहा था, वह लाने वाला सिस्टम बंद। अब लाने वाला सिस्टम बंद तो कोशिका का विकास बंद, कोशिका का विकास बंद तो कोशिका मृत अवस्था में आ जाएगा। तो यह कंडीशन हमारा क्या कहलाएगा, यह कंडीशन हमारा कहलाता है छाल। क्या कहलाता है, छाल। मतलब कि कोकैम्बियम के बाद हमारा क्या बन के तैयार होता है, छाल बन के तैयार होता है। क्लियर है आप लोग को, बोलिए ये बात क्लियर है? चलिए ये बातें अगर समझ में आ गई आप लोग को कि कोकैम्बियम और छाल कैसे बनते हैं, तो जरा एक और चीज आप जान लीजिए जो एग्जाम में अक्सर डिफिनीशन के रूप में पूछ लिए जाते हैं, टाइलोसिस। टाइलोसिस, ठीक है, कि टाइलोसिस क्या है, कहा जाता है कि टाइलोसिस क्या है। अब इस कंडीशन में आदमी कंफ्यूज होता है कि टाइलोसिस वर्ड कहाँ पढ़ा था हमने। तो टाइलोसिस वास्तव में क्या होता है, जो जाइलम मृदु ऊतक है, ध्यान से समझिएगा, जो जाइलम मृदु ऊतक है वह जाइलम मृदु ऊतक आप प्लस में, जाइलम मृदु ऊतक आप प्लस में जो रश्मि मृदु ऊतक है, जो रश्मि मृदु ऊतक है, यह दोनों क्या होता है जब वृद्धि विकास करता है तो इन दोनों का आकार आकृति बैलून के आकार का हो जाता है। किसके आकार का भाई, बैलून के आकार का हो जाता है। और जो ये बैलून के आकार का जो हो जाता है, गुब्बारे के आकार का, तो इसी संरचना को, बनने की संरचना को हम लोग टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। जाइलम मृदु ऊतक और रश्मि मृदु ऊतक, यानी कि रेस पेरेन्काइमा और जाइलम पेरेन्काइमा, यह दोनों ऊतक वृद्धि और विकास के कारण ये अपना स्ट्रक्चर जो होता है चेंज करता है और नए स्ट्रक्चर के रूप में कैसा बनाता है, बैलून की तरह आकार बनाता है, जिससे हम लोग बनाने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, टाइलोसिस के नाम से जानते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स, टाइलोसिस। अब ये टाइलोसिस क्लियर हो गया आप लोगों को, कोकैम्बियम और छाल, तीन चीजें आप लोगों ने जान लिया, कोकैम्बियम, छाल और टाइलोसिस। अब थोड़ा जानेंगे हम लोग आपका लेंटिसाइड के बारे में, वातरंध्र। दरअसल क्या है कि हम लोग ऐसे चीजों को आप देख रहे हैं, ये चैप्टर लगभग लास्ट के कगार पे आपका सिर्फ उन चीजों को देख रहे हैं जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनसे, ठीक है। तो इन छोटे छोटे बातों को आप भूलिएगा नहीं। आप जानते हैं वातरंध्र क्या होता है, एस्टोमेटल होल तो मैंने बताया था आपको, लेकिन कहीं कहीं आपने देखे होंगे कि वातरंध्र वाता लेंटिसाइड जिसे कहते हैं इंग्लिश में। तो सोच में पड़ जाते हैं कि लेंटिसाइड वाई किधर निकलेगा। हमने तो होल छिद्र के रूप में सिर्फ एक ही पढ़ा है,
और उसका नाम क्या था हमारा स्टोमेटा होल, जिसे हम लोग रंध्र कहते थे। तो अब जानना हम लोग को है कि वात रंध्र क्या होता है। अब वात रंध्र से एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी कि वात का मतलब हवा और रंध्र का मतलब होल, मतलब ऐसा होल जिनसे होकर हवा पास हो, जिनसे होकर आपकी क्या जल का वाष्पोत्सर्जन क्रिया हो। तो कहने का मतलब ये है कि जब स्टोमेटा होल अगर हमारे पास अवेलेबल है तो फिर वात रंध्र की आवश्यकता क्यों है, या वात रंध्र का स्ट्रक्चर बनता कहाँ है। क्वेश्चन तो लाजमी है कि दिमाग में क्वेश्चन चलेंगे, जब स्टोमेटा होल हमारे पास अवेलेबल है तो फिर आपका वात रंध्र अर्थात कि लेंटिसाइड की जरूरत क्यों पड़ेगी। तो जरा ध्यान से समझिएगा, वात रंध्र की आवश्यकता कब पड़ेगी, जब पौधा क्या होगा, जब पौधा पूर्ण रूप से विकसित होगा। जब पौधा क्या होगा, पूर्ण रूप से विकसित होगा। अब पूर्ण रूप से विकसित का मतलब क्या, कि इनके अंदर जाइलम और फ्लोएम दोनों में कौन सी वृद्धि होगी, द्वितीयक वृद्धि होगी। अब ये तो लाजमी है कि द्वितीयक वृद्धि किसमें हो रहा है आपका, कि जाइलम और फ्लोएम में। तो कंफर्म है कि इनकी वृद्धि के साथ आपका किसमें हो रहा है वृद्धि, इनके साथ में आपका कैम्बियम की वृद्धि हो रही है, कैम्बियम में वृद्धि हो रही होगी। ठीक है, जाइलम आपका द्वितीयक वृद्धि किसमें हो रहा है, जाइलम और फ्लोएम में। तो इसके साथ में आपका कौन सा वृद्धि होता होगा, कैम्बियम में भी वृद्धि होता होगा। अब कैम्बियम में जो द्वितीयक वृद्धि होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि बाहर दो चीजें बनेंगी। कैम्बियम में जब वृद्धि होगा तो बाहर दो चीजें बनेगी, एक तो बनेगा आपका कॉक कैम्बियम, और दूसरा छाल। क्लियर है। अब ध्यान से जरा समझिए, अभी मैंने बताया आपको कि कॉक कैम्बियम और छाल बनेगा तो ये किसको कवर करेगा, एपिडर्मिस को, आपका कवर को हटाकर ये बाहर की तरफ आता है। और हमारा जो स्टोमेटा होल होता है वो स्टोमेटा होल कहाँ पाया जाता है, स्टोमेटा, ठीक है, स्टोमेटा होल कहाँ पाया जाता है, एपिडर्मिस में, बाह्य त्वचा में। और इनको कवर करने के लिए कॉक कैम्बियम और छाल दोनों आ गया। अब दोनों आ गया तो एपिडर्मिस में का जो स्टोमेटा होल है वो ढकेगा कि नहीं ढकेगा, वो बाहर कैसे निकलेगा। जैसे ध्यान समझिए, ये हो गया मान लीजिए कि आपका एपिडर्मिस का लेयर, और इस एपिडर्मिस के लेयर में मान लीजिए कि छोटे छोटे होल है, और ये होल कौन से है, स्टोमेटा वाले होल है। अब इस स्टोमेटा वाले होल में क्या हो गया कि बाहर से आपका कॉक कैम्बियम आ गया। अब लीजिए, ये कॉक कैम्बियम आ गया, और तो और इसके विकास के साथ साथ इसके ऊपर एक और लेयर आ गया, और वो लेयर कौन सा था, छाल का लेयर। एक और लेयर बढ़ गया भाई, लो आ गया मजा। अब नहीं है, सब मजा आ गया। अब जरा ध्यान से समझो कि यहाँ पे लेयर बढ़ते जा रहे हैं। इधर क्या बढ़ गया आपका, पहले क्या था, स्टोमेटा होल था आपका, ये वाला होल कौन सा था, स्टोमेटा होल। इसके ऊपर से ये वाला लेयर का बन गया आपका कॉक कैम्बियम का, उसके बाद ये वाला बाहर वाला लेयर बन गया आपका छाल का, ये लेयर बन गया छाल का। क्लियर है। अब इस कंडीशन में आपका जो स्टोमेटा होल था वो तो ढक गया। अब ऑक्सीजन चाहिए, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए पौधे को। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से आएगा, और मैंने बताया था कि पौधे अपनी पूरी जीवन काल में अपने पूरे कुल वजन का 100 गुना वाष्पोत्सर्जन में जल को वाष्पित करता है। तो इतना ज्यादा जल को वाष्पित करना है तो ये वाष्पित कैसे करेगा, वाष्पीकरण क्रिया कैसे होगी। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो ये कॉक कैम्बियम है और आपका क्या है, कॉक कैम्बियम और आपका छाल, यह जो दोनों भाग है, इन दोनों भाग में जो स्टोमेटा होल है ठीक उसके सामने इनके पास एक एयर पास के लिए छोटा छोटा होल तैयार होता है। ठीक है, यह होल बनता है जिनसे स्टोमेटा होल के अंदर एयर पहुंचने का कोई रास्ता बने। बात समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं हम
कि जो स्टोमेटा होल है, स्टोमेटा होल के जस्ट पास में, बिल्कुल उसके लाइन में, ताकि वहां पे आपका गैस का आदान प्रदान हो सके, बाहर जो कॉक कैम्बियम और छाल है उसके सामने क्या बनता है, होल बनता है। और यह होल क्या करता है कि बाहर से आने वाले जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है इनकी मात्रा को एक्सेप्ट करता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि स्टोमेटा होल से प्रॉपर्ली जो होता है अंदर की तरफ आपका कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा पाता है, अंदर से ऑक्सीजन बाहर आ पाता है, और साथ में जल वाष्प का वाष्पोत्सर्जन की क्रिया भी हो पाती है। तो यह जो है आपका, यह जो होल बनेगा जो आपका कॉक कैम्बियम और छाल में बनेगा, इसी होल को हम लोग किस नाम से जानते हैं, वात रंध्र, या इंग्लिश में इसे कहते हैं हम लोग लेंटिसाइड्स। क्या कहते हैं इसे, लेंटिसाइड्स के नाम से जानते हैं। बोलो क्लियर है सबको, हो गया क्लियर। तो वात रंध्र की समझ की आवश्यकता कम बनेगी जब पौधा पूर्ण रूप से विकसित होगा, मतलब जाइलम और फ्लोएम में द्वितीयक वृद्धि होगी। अर्थात सीधे शब्दों में क्या है कि कैम्बियम के अंदर द्वितीयक वृद्धि होगी। सीधे शब्दों में और ज्यादा तोड़ के कहे तो कॉक कैम्बियम और छाल का जब आपका क्या होगा, विकास हो जाएगा, उस कंडीशन में आपका एपिडर्मिस का स्टोमेटा होल ढकेगा, और जब ढक जाएगा तब हमें बाहर से एक और पाइप लगाने की आवश्यकता पड़ेगी, जिस पाइप के थ्रू से आपका गैसों का आदान प्रदान हो सके। तो यह पाइप का काम किसका का काम है, वात रंध्र का। इसी पाइप को हम किस नाम से जानेंगे, पाइप के वात रंध्र के नाम से जानेंगे। क्लियर है। उसके बाद बात आती है कि आपका जड़ों में द्वितीयक वृद्धि। तो जड़ों में द्वितीयक वृद्धि आपको पता है कि विभाजोत्की उत्तक जो उसके भाग वाले होते हैं उनमें विकास करेगा, द्वितीयक वृद्धि होगी। तो कंफर्म है कि जड़ों के अंदर भी विभाजोत्की उत्तक आपका जो वृद्धि है, द्वितीयक वृद्धि है, वो हो जाएगी। अब दो चीजें हैं उसे समझ लेते हैं फटाफट। एक होता है कि आपका जलोद्भिद जो पानी के अंदर पाए जाते हैं पौधे, उनके अंदर, और एक जो मरुस्थल जगह पे पाए जाते हैं उनको, दोनों के अंदर में अनुकूलताएं कैसे होती है। मतलब कि स्ट्रक्चर हमने आंतरिक स्ट्रक्चर जनरली सबका पढ़ लिया, सारे पौधों के पढ़ लिए पार्ट का, लेकिन जो आपका मेनली क्या है, जो आपका जलोद्भिद है, मतलब जल में पाए जाने वाला, और जो आपका रेगिस्तानी इलाका में पाया जाने वाला, उन दोनों जगहों पे पाए जाने वाले पौधों के अंदर स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेज होते हैं जरा उससे देख लीजिए। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो उसमें क्या जानना है कि हम इस स्ट्रक्चर के अलावा उनके अंदर क्या स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होते हैं और कौन से स्ट्रक्चर उनमें नहीं पाए जाते हैं। अब जैसा कि आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी कि जो स्टोमेटा होल यहाँ पे हमने बताया या लेंटिसाइड बताया, ऐसे होल जो होंगे बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में आपके किसमें मिलेंगे, जलोद्भिद में, पहला नंबर। दूसरा नंबर ये अगर मरोद्भिद में जाइएगा तो उस कंडीशन में आपको क्या नहीं मिलेगा, वहां पे तो होल ही नहीं मिलेंगे स्टोमेटा, क्योंकि वहां पे तो सूल और कांटे निकले होंगे, क्योंकि वहां पे तो पानी की पहले से कमी है, और अपने लाइफ का 100 गुना वो क्या करेगा, जब बाहर वाष्पित करेगा तो उस कंडीशन में उतना पानी कहां से आएगा, उतना पानी कौन देगा भाई, रेगिस्तान में पानी कौन ले जाएगा ढोके उतना ज्यादा। तो उस कंडीशन में आपको समस्या उत्पन्न होगी। चलिए देखते हैं हम लोग। खैर पहले बात करेंगे हम लोग जलोद्भिद की। इसकी बात करेंगे जलोद्भिद पौधों की। जलोद्भिद का मतलब क्या होता है, वैसे पौधे जो जल में पाए जाते हैं, जिसे इंग्लिश में क्या कहेंगे हम लोग, इसे इंग्लिश में कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। क्लियर, हाइड्रोफाइट्स। तो हाइड्रोफाइट्स या जल में पाए जाने वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं उनके अंदर क्या स्पेसिफिक होती है और क्या उसके अंदर नहीं पाई जाती, उनके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। पहला नंबर कि उनके बाहर से जो रक्षा उत्तक, जो क्यूटिकल की परत वाली रक्षा उत्तक होती है, रक्षा उत्तक होती है, वो इसमें नहीं पाई जाएगी, मतलब इसमें नहीं होगी। क्लियर, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या होता है कि पौधे जब पानी के अंदर होंगे तो बार बार उसे हिलना डुलना पड़ेगा, इधर उधर जाना पड़ेगा पानी की रफ्तार के साथ में। तो उस कंडीशन में उसके यांत्रिक सहायता देने वाले उनके अंदर स्ट्रक्चर क्या आएंगे कि आपका एक नंबर तो रक्षा उत्तक नहीं होगा, दूसरा नंबर क्या होगा कि उनको यांत्रिक सहायता देने वाला, यांत्रिक सहायता जो प्रदान करता है कॉर्टेक्स, वह कॉर्टेक्स नहीं पाया जाता है। अब यांत्रिक सहायता देने वाला सिर्फ कॉर्टेक्स नहीं पाया जाएगा, लेकिन बाहरी कॉर्टेक्स इसमें होगा। बाहरी कॉर्टेक्स
पहाड़ी कॉर्टेक्स पाया जाता है, क्लियर है। लेकिन क्या होगा, आंतरिक जो यांत्रिक सहायता देने वाला कॉर्टेक्स है वह कॉर्टेक्स हमें नहीं मिलेगा, क्लियर है। दूसरा केस था। अब तीसरा केस, तीसरा केस की अगर बात करें तो इनके अंदर संवहन वाला प्रॉब्लम होगी कि जो संवहन ऊतक विकसित अवस्था में नहीं होगा, संवहन ऊतक विकसित कंडीशन में नहीं होगा, विकसित कंडीशन में नहीं होगा, क्लियर है। तो ये तीसरा कंडीशन, मतलब कि तीन कंडीशन हम लोगों ने जान लिए। अब बात आती है कि इनके अंदर जो कॉर्टेक्स होंगे पहाड़ी, उनमें एक और चीज पाई जाएगी, इनमें वायु कोष पाए जाएंगे। वायु कोष क्यों पाए जाएंगे, उनके पास उनके जो कोशिका होंगे उनके बीच में अवकाश भी पाया जाएगा, अवकाश भी पाया जाएगा कोशिकाओं के बीच में। क्यों पाया जाएगा, क्योंकि ये जो होती है पौधे, ये लाइट वेट होती है। लाइट वेट का मतलब क्या, हल्की होती है, ताकि पानी पे आसानी से तैर सके। इस लाइट वेट कब होगा, जब उनके बीच में एयर बेसेस होंगे। अगर एयर स्पेस नहीं होगा तो कंफर्म है कि वो लाइट वेट नहीं होगा, हार्ड वेट हो जाएगा। और जिस समय आपका वेट थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाएगा, उस कंडीशन में अपने आप को, जो आपका वाटर का लेवल है उसमें अपने आप को अडेप्ट करने में थोड़ी सी मुश्किल की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। उस कंडीशन में वो फिर तैर नहीं पाएगा। तो इसलिए उनके अंदर क्या होता है कि लाइट वेट बढ़ने के लिए वायु कोष और उनके दो सेल्स के बीच में आपका स्पेस चाहिए होता है, जो आपका अवकाश चाहिए होता है वो अवेलेबल रहता है। उसके बाद अगर बात कीजिएगा तो इनमें क्यूटिकल की परत होगी, क्यूटिकल की परत होगी, लेकिन कहां पे, पत्तियों में, ताकि पत्तियां सड़े गले नहीं, इस कंडीशन में होगी आपका। उसके बाद अगर और बात कीजिएगा तो इनके अंदर क्या पाया जाता है, खंभ ऊतक, ठीक है, खंभ ऊतक। और ध्यान रखिएगा जो ये वायु कोष है, जो बाहरी आपका कॉर्टेक्स पाया जाएगा, उसमें सिर्फ रंध्र पाया जाएगा, थोड़ा बहुत रंध्र भी पाया जाएगा, ठीक है। लेकिन एस्टोमेटा जो होल है वो नहीं होगा। एस्टोमेटा होल जो होंगे वह निष्क्रिय अवस्था में होंगे। किस अवस्था में होगा, निष्क्रिय अवस्था में होगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर किसमें पाए जाएंगे, ये स्ट्रक्चर पाए जाएंगे आपका हाइड्रोफाइटा में। अब बात आती है कि आपका एक और जो जीरोफाइटा की बात कर लेते हैं, जीरोफाइट्स की। और जीरोफाइटा किसे कहते हैं हम लोग, जो मरुस्थल में पाए जाते हैं उनको। तो उनके अंदर क्या होगा, यही पे कर देते हैं आपको, जीरोफाइट्स। जीरोफाइट्स के अंदर क्या होंगे कि जीरोफाइट्स के अंदर दो तीन बातें होंगी। पहला नंबर कंडीशन कि इनके अंदर जो एस्टोमेटा होल होगा, उस एस्टोमेटा होल के बदले में सूल निकले होंगे, या कांटा कह लीजिए, कांटा निकले होगा, जिससे क्या होगा, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होगी, की क्रिया कम होगी। उसके बाद क्या होगा कि इनके पूरा बॉडी जो होगा, पूरा बॉडी जो होगा वह आपका लगभग क्लोरोफिल बेस होगा, क्लोरोफिल बेस होगा, ठीक है। उसके बाद इसका बॉडी क्या होगा, काष्ठीय होगा। काष्ठीय कहने का मतलब कि जो लकड़ी के रूप में काष्ठ दे, नहीं, मतलब क्या कि ये क्यूटिकल की परत वाला होगा जो बाहरी रूप से सुरक्षा देगा। और ये हार्ड होंगे, मतलब क्या, यह सुरक्षा देने वाला होगा, बाहरी कॉर्टेक्स, सुरक्षा देने वाला कॉर्टेक्स इसमें पाया जाएगा। देने वाला बाहरी लेयर कह लीजिए, एपिडर्मिस कह लीजिए, बाहरी लेयर। उसके बाद क्या, अंदर क्या होगा कि यांत्रिक सहायता देने वाला, यांत्रिक सहायता देने वाला, यांत्रिक सहायता देने वाला क्या पाया जाएगा इनके अंदर, कॉर्टेक्स मिलेगा, क्लियर है। तो इस तरह से ये सारे स्ट्रक्चर हमें किसमें मिलेंगे, जीरोफाइटा में देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर बात कीजिएगा इनके पास संवहन ऊतक की, तो संवहन ऊतक इनमें विकसित रहती है, संवहन ऊतक विकसित अवस्था में रहेगी। तो ये हो गया आपके जीरोफाइटिक्स।
और ये हो गया आपको हाइड्रोफाइटिक्स। तो ये स्ट्रक्चर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। बाकी जो स्ट्रक्चर होंगे आपके किसके तरह होंगे, जो आपके अन्य पौधों की तरह होंगे। तो इस तरह से हम लोग पौधों की शारीरिक संरचना की जो चैप्टर है वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग जानेंगे कि जीव जंतुओं के अंदर पहाड़ी आकार की संरचना कैसी होती है, अर्थात कि जंतुओं के संरचनात्मक संगठन के बारे में जानेंगे, अर्थात कि जंतुओं की कोशिकाओं के बारे में, उनके ऊतक के बारे में चर्चा करेंगे। क्लियर है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।